इंकलाब। साथियों, आज इस स्टेज पे खड़ा होके मुझे बहुत ऊंचा महसूस हो रहा है। आज एक बहुत विशेष अवसर है, शिवाजी जयंती है। लोकशाही की जो परंपरा उनसे जुड़ी है, उस परंपरा को नमन करने का दिन है। और मैं महाराष्ट्र के अपने साथियों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आज का दिन चुना महाराष्ट्र में इस चुनाव अभियान की शुरुआत करने के। इस मंच पे खड़ा होके बहुत ऊंचा इसलिए भी महसूस हो रहा है कि कितने बड़े लोगों के साथ आज मैं मंच पे बैठ पाया हूं। हमारे 102 साल के बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी हैं, सब उन्हें सलाम करें हाथ उठा के। उन्हें वायदा करें कि आपने देश की आजादी के लिए जो पहली जंग लड़ी थी, आपकी आंखों के सामने, आपकी आंखें बुझने से पहले हम इस देश की आजादी की दूसरी जंग लड़के दिखाएंगे। मुझे ऊंचा इसलिए महसूस होता है कि इस मंच पे आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने वाले 5 साथी बैठे हैं। इस मंच पे बैठी हैं मीरा सान्याल जी, बड़े बड़े बैंकों में नौकरी करती थी, चाहती जितना मर्जी कमा सकती थी, दुनिया भर में नाम था। उस सब को छोड़ के आज बंबई के प्लेटफॉर्म पे घूमते हुए, झाड़ू लगाते हुए यहां पे आपके बीच में आई हैं। आपके बीच में है विजय पांडेय जी, सरकारी अफसर थे लेकिन भ्रष्टाचार देखा नहीं जा रहा था। आंख के सामने आम जनता के करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए का गबन लूट देखी नहीं जा रही थी। वो अफसर जिसने हिम्मत की, अपनी आवाज उठाई और इन बड़े बड़े नेताओं के भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ किया। हमारे बीच में है हम सब की प्रिय मेरी अपनी दीदी मेधा पाटकर जी। मुंबई की इस लड़की ने इस देश में जिसके मुंह में जुबान नहीं, जो अपने दुख दर्द के बारे में बोल नहीं पाया, चाहे वो नर्मदा का आदिवासी हो, चाहे इस देश के कहीं भी किसान मजदूर हो, विस्थापित होने वाला कहीं का आदिवासी हो, या मुंबई की झोपड़पट्टी वाला इंसान, उस सब की आवाज उठाने वाली मेधा पाटकर हमारे बीच मौजूद है। हमारे बीच में है भाई मयंक, आपके चहेते इसी चुनाव क्षेत्र के इस ग्राउंड के मयंक। ये भी बहुत बड़ी नौकरी करते थे, चाहते तो ये बिल्डर और बनवा सकते थे, अगर कमीशन लेना कबूल कर लेते तो घर चमका सकते थे, जिंदगी चमका सकते थे। मयंक भाई को पिछले 1-2 साल में मैंने जाना है। मयंक के अंदर एक आध्यात्मिकता है, इनके अंदर जो आत्मा, इनकी जो आध्यात्मिकता है, उसने कहा मयंक ये काम नहीं करना, देश के लिए कोई बड़ा काम करना है। और जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन के इस देश में बिगुल बजा तो मयंक मुंबई में पहले साथियों में थे जिन्होंने सारे मुंबई को इकट्ठा किया। और इस स्टेज पे हैं हमारी बहन अंजलि दमानिया, महाराष्ट्र की एक और बेटी। जब नागपुर गई तो लोगों ने पूछा बाहरी हो, इन्होंने कहा क्या मैं इटली से आई हूं, मैं फ्रांस से आई हूं, मैं जर्मनी से आई हूं। ये महाराष्ट्र की बेटी है। इस महाराष्ट्र की बेटी ने भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने का साहस किया। ये भी अपने घर पे रह सकती थी, पैथोलॉजिस्ट हैं, बच्चे पाल सकती थी, घर परिवार की सुविधा में रह सकती थी,
लेकिन जब भ्रष्टाचार देखा, इनसे रहा नहीं गया, आगे बढ़ के लड़ाई की और नितिन गडकरी जी के भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ किया। मुझे गर्व है कि इन 5 में से 3 औरतें हैं। इस देश का, और इनमें से कोई भी नेता इसलिए नहीं है कि किसी की बहू है, किसी की बेटी है, इसलिए नहीं है। खुद इसने इस देश की सेवा की है अपनी हिम्मत से, इसलिए वो है। इस देश में भविष्य में जो नेतृत्व आएगा, उसकी झलकी आज आपको इस स्टेज के ऊपर दिखाई दे रही है। दोस्तों, सवाल यह है कि मीरा सान्याल को, अंजलि दमानिया को, मयंक को, विजय जी को, मेधाबाई को, इन सबको चुनाव में उतरने की जरूरत क्यों पड़ी? सवाल यह है कि मंच के सामने जितने लोग आए हैं, इन सब लोगों को एक पार्टी की रैली में आने की जरूरत क्यों पड़ी? आज अगर मुझे अपना कद ऊंचा महसूस होता है तो मंच की वजह से होता है, लेकिन उससे ज्यादा इस वजह से महसूस होता है कि आप सब लोग, जितने सब लोग आज मुंबई में इस शुरुआत को करने आए हो, वो इस देश में एक नया प्रतीक देता है। इस सभा को देख के मुझे दिल्ली के चुनाव की याद आती है। दिल्ली के चुनाव में इससे 2-3 महीना पहले, आमतौर पे इतनी बड़ी सभा भी नहीं होती थी दिल्ली के अंदर चुनाव से पहले, 2-3 महीना पहले तक। क्यों? क्योंकि हमारी पार्टी उस तरह से सभा नहीं करती जैसे दूसरी पार्टियां करती हैं। हमारी पार्टी ट्रक में लोगों को पैसा दे के नहीं लाती, लोगों को टिफिन दे के नहीं लाती। जो सब आए हैं अपना पैसा दे के आए हैं, अपना समय दे के आए हैं, अपना कुछ खो के आए हैं। इस देश को बनाने के लिए अपना कुछ खोने को तैयार हैं। राजनीति लेने का नहीं, राजनीति देने का एक जरिया है। इस चीज की शुरुआत करने वाले लोग यहां आए हैं। साथियों, दिल्ली के चुनाव और उसमें आम आदमी पार्टी की अभूतपूर्व सफलता, आम आदमी पार्टी की सरकार और उसकी राजनीति ने इस देश में एक नई ऊर्जा पैदा की है, एक नया उत्साह भरा है, एक नई आशा भरी है। वो सब हिंदुस्तानी जो पहले कहते थे कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमसे कुछ बदलाव नहीं हो सकता, वो हिंदुस्तानी आज महसूस करने लगे हैं कि नहीं, शायद कुछ बदल सकता है। एक छोटी सी उम्मीद पैदा हुई है, एक आशा का दिया टिमटिमाने लगा है इस देश के अंदर। वो आशा का दिया क्यों टिमटिमा रहा है? क्योंकि दिल्ली के चुनाव में पहली बार महसूस हुआ इस देश में पिछले 65 साल में कि आपके और मेरे जैसा आम आदमी, इस देश की आम औरत, इस देश का अंतिम इंसान इन बड़े बड़े नेताओं और पार्टियों के सामने, इन बड़े बड़े पैसे वालों के सामने, इन बड़े बड़े परिवार के वंशजों के सामने खड़ा हो सकता है, लड़ सकता है, जीत सकता है। दिल्ली के चुनाव ने साबित किया कि इस देश में राजनीति करने के लिए 2 नंबर के पैसे की जरूरत नहीं है, 1 नंबर के पैसे से चुनाव लड़े जा सकते हैं। बार बार मैंने दिल्ली में लोगों को कहा, जब हमने चुनाव के चंदे की प्रक्रिया शुरू की, हमने कहा सिर्फ 1 नंबर का पैसा लेंगे, रसीद काट के देंगे, जो हमें पैसा देगा उसका नाम वेबसाइट पे डाल देंगे। लोग हंसने लगे। लोगों ने कहा दिमाग खराब हुआ है, कोई पैसा नहीं देगा, चुपचाप से ले लो। 2 भले लोग 1 नंबर का पैसा दे देंगे, चुपचाप से ले लो। अगर रसीद काटनी है तो काट के उसको फेंक देना, कम से कम दिखाओ तो मत, उसका नाम वेबसाइट पे तो मत चढ़ाओ। साथियों, मैंने उस दिन भी कहा था कि इस देश के शासकों ने, इस देश के रूलर्स ने
मंत्रियों और संतरियों ने अपनी आत्मा भले ही बेच दी हो, इस देश के आम आदमी ने अभी अपनी आत्मा बेची नहीं है। तो दिल्ली ने दिखाया कि एक नंबर के पैसे से चुनाव लड़ा जा सकता है, चुनाव जीता जा सकता है। और चुनाव में ईमानदारी का पैसा इकट्ठा करने वाली पूरी मुहिम के नेता भाई पंकज भाई हमारे साथ हैं। लेकिन ये पार्टी ऐसी है, जैसे प्रीति बहन कह रही थी, हमारे नेताओं को भीड़ में ढूंढना पड़ता है। कहीं इस दल के राष्ट्रीय सचिव और पूरे देश में एक नंबर का पैसा इकट्ठा करके राजनीति करवाने वाले हमारे नेता कहीं इस भीड़ में गुम है, चुपचाप से कहीं खड़े बैठे देख रहे होंगे। ये भी इस पार्टी का एक चरित्र है। दिल्ली ने हमें यह भी दिखाया कि इस देश में एक अलग तरह की सरकार बन सकती है। दिल्ली ने दिखाया कि चुपचाप अपने घर से मेट्रो पकड़ के, जैसे सारे लोग दिल्ली में पकड़ते हैं, जैसे मुंबई की लोकल होती है, वो पकड़ के कोई आदमी जा सकता है, मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा सकता है। दिल्ली ने दिखाया कि जब पुलिस आके कहती है कि आप चीफ मिनिस्टर हो, बन जाओगे कल से, आपको हम सुरक्षा देंगे, तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं मुझे सुरक्षा भगवान देगा, मुझे आपकी पुलिस की सुरक्षा नहीं चाहिए। और कहते हैं कि अगर आपके पास पुलिस बहुत है मुझे सुरक्षा देने को, तो दिल्ली की महिलाएं असुरक्षित हैं, उनको सुरक्षा दो, मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए। दिल्ली ने दिखाया कि एक ऐसी सरकार बन सकती है जो बनते ही पहले दिन लाल बत्ती को बंद करवाती है, दूसरे दिन लोगों को मुफ्त पानी की व्यवस्था करती है, तीसरे दिन बिजली के अंदर जो फ्रॉड हो रहा था उसको बंद करने की व्यवस्था करती है। सरकार जो लोगों के दुख सुख की बात करती है, वो सरकार जिसने 30 साल पहले 1984 के दंगे जो दिल्ली में हुए थे, जिसके ऊपर सारी सरकारें सोई बैठी रहती थी, उसके ऊपर जांच की व्यवस्था की। एक ऐसी सरकार जो इस देश के बड़े से बड़े चोरी करने वालों के खिलाफ FIR करने से डरती नहीं है। और दिल्ली ने दिखाया कि इस देश की एक पार्टी है, इस देश में कम से कम एक सरकार है जो अपने सिद्धांत के ऊपर कुर्सी छोड़ने को तैयार है, कुर्सी त्यागने को तैयार है। हमने कहा था कि हम इन 18 मुद्दों पे सरकार बनाने जा रहे हैं। हमने कहा था जन लोकपाल बिल वो मुद्दा है जिसके ऊपर हम सत्ता में आए हैं। हमने कहा था जन लोकपाल बनाना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। हमने कहा था जिस दिन कांग्रेस और बीजेपी मिलकर हमें जनता के प्रति अपने वायदे पूरा करने से रोकेंगे, उस दिन हम बाहर आ जाएंगे। लोगों ने समझा डायलॉग है, अच्छा फिल्मी डायलॉग है, बोल दिया, कोई बात नहीं, ऐसा होगा थोड़ी। लेकिन दोस्तों, जिस दिन कांग्रेस और बीजेपी ने आके आम आदमी पार्टी का रास्ता रोका और कहा कि ये जन लोकपाल बिल तुम ला नहीं सकते, उसी दिन शाम को अरविंद केजरीवाल ने कुर्सी को लात मार दी। आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस्तीफा दे दिया। तो मैंने जो सवाल पूछा था कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये सब लोग आज चुनाव में आए हैं, ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप कितने लोग, मैं नहीं जानता लेकिन पूछ ही लेते हैं, आप में से कितने लोग थे जो आज से 5 साल पहले जब चुनाव की रैली होती थी उसके अंदर आते थे? कितने साथी हैं जो पिछले 5 साल पहले जो सन 2009 में चुनाव की रैली हुई थी उसमें आए थे? कोई नहीं आया था, क्योंकि हमें लगता था कि ये पॉलिटिक्स हमारा काम नहीं है, बड़े लोगों का खेल है, ये जो करना चाहें कर लेंगे। हमें कोई उत्साह नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी, इनके भरोसे हमने छोड़ा हुआ था। लेकिन बाद में इस देश की आंख खुली, हमने देखा कि इन नेताओं के भरोसे अगर हम राजनीति को छोड़ देंगे तो हम ये देश गिरवी चला जाएगा, ये देश बिक जाएगा, ये देश लुट जाएगा। और उसलिए आज इस देश के आम आदमी ने इस देश की राजनीति को अपने हाथ में ले लिया। कहा नेताजी
आपने 65 साल से चला ली, बहुत काम कर लिया, आप थक गए होगे नेताजी, जरा साइड में बैठ जाओ। अब आम आदमी इस देश की राजनीति को चलाएगा। साथियों, 2014 का चुनाव देश के सामने है। देश को कहा जा रहा है ये राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी का चुनाव होगा। मुझसे बार बार जब पूछा जाता है, मैं कहता हूं ये देश इतना गिरा हुआ नहीं है। ये देश की आज ये भी हालत नहीं आ गई है कि उसको राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में से चुनना पड़े। ये महात्मा गांधी का देश है, ये डॉक्टर अंबेडकर का देश है, ये नेहरू का देश है, जयप्रकाश का देश है। ये देश, इस देश की आज अभी यह हालत नहीं हुई है कि उसे राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में से चुनना पड़े। इस देश का आम आदमी आएगा, आम आदमी चुनेगा, आम आदमी को चुनेगा इस देश को चलाने के लिए। मगर क्यों नहीं राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी? क्योंकि ये दोनों और इनकी पार्टियां भ्रष्टाचार के दो चेहरे हैं। दोनों के दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इस देश की सारी बड़ी पार्टियां और राजनीति भ्रष्टाचार के अंदर गले तक डूबी हुई हैं। आज राहुल गांधी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनके बड़े बड़े बिलबोर्ड दिखाई दे रहे थे आज जब हम आ रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से, कहां थे आप जब CWG स्कैम हो रहा था? जब कलमाडी जी वाला मामला चल रहा था, आप क्यों नहीं बोले? ये जब 2G स्कैम हो रहा था, जब सारा देश खड़ा था, जब पूरे देश का युवा रामलीला मैदान में आ गया था, कहां थे राहुल गांधी? आप क्यों नहीं बोल रहे थे? जब आदर्श का स्कैम होता है, महाराष्ट्र में सिंचाई वाला स्कैम होता है, महाराष्ट्र में शुगर कोऑपरेटिव वाला स्कैम होता है जो हमारे साथियों ने उजागर किया, क्यों नहीं बोल रहे थे? लेकिन कांग्रेस के भ्रष्टाचार की मैं ज्यादा चर्चा करता हूं तो लोग कहते हैं टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, सारी दुनिया को पता है। इसलिए उसकी लंबी बात नहीं करूंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। कांग्रेस और भ्रष्टाचार का जो रिश्ता है सारी दुनिया जानती है। और ये जो आपकी राष्ट्रवादी कांग्रेस है, ये तो राष्ट्र विरोधी भी है साथ साथ के अंदर। राष्ट्र विरोधी कांग्रेस और कांग्रेस दोनों एक ही कांग्रेस के दो पहलू हैं, इन पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में अभी गलतफहमी है। बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चाय की बातें करते हैं, अपने आप को ये भी अब आम आदमी कहते हैं, कॉमन मैन अंग्रेजी कहते हैं, हिंदी में नहीं कहते। ये भी कहते हैं, अपने आप को सच्चा बताते हैं, कहते हैं ना रिश्वत लूंगा ना रिश्वत दूंगा। बड़ी अच्छी बात है, सुनने में लगती है। उन नरेंद्र मोदी से मैं पूछना चाहता हूं, ये अडानी नामक समूह गुजरात में पिछले 10 सालों में कैसे ऊपर आ गया? उससे किसने समर्थन दिया? उससे किसने समर्थन लिया? अडानी को गुजरात में एक औद्योगिक समूह है, गुजरात में जिसको हजारों लाखों मीटर जमीन दी गई, बड़े बड़े जमीन के टुकड़े दिए गए, किस दाम पे? कोई 1 रुपया मीटर के हिसाब से, कोई 32 रुपया मीटर के हिसाब से। आपने गलत नहीं सुना है, 1000 नहीं बोला मैंने, 32,000 नहीं बोला, 1 रुपया मीटर के दाम से उसको जमीन दी गई, 32 रुपया मीटर के दाम से जमीन दी गई। अभी शेम मत कीजिए, आप असली किस्सा सुनिए। उसके बाद जब हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने, इंडियन एयरफोर्स, भारत की वायुसेना ने कहा कि इसके साथ, अडानी जी के साथ वाला प्लॉट खाली पड़ा है, ये हमारे को दे दो, इंडियन एयरफोर्स को जरूरत है, उसी गुजरात सरकार ने कहा कि नहीं, तुम्हें तो मार्केट रेट देना पड़ेगा, इससे 500 गुना ज्यादा देना पड़ेगा, इससे 1000 गुना पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। ये राष्ट्रभक्त लोग हैं। गुजरात की सरकार ने सब काम किए, इसके कागजात मौजूद हैं। ये मामला प्रधानमंत्री के ऑफिस तक गया, प्रधानमंत्री के ऑफिस ने फाइनली कहा, अरे गुजरात की सरकार,
जो अडानी को दाम देते हो उसने हिंदुस्तान की एयरफोर्स को तो दे दो। ये एयरलाइंस भी नहीं है तो एयरफोर्स है हिंदुस्तान की, इसको दे दो, तब जाके माने ये गुजरात के मुख्यमंत्री जो अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं। एक और अडानी की जमीन के साथ में कारगिल की एक विधवा, कारगिल के एक शहीद की विधवा ने कहा कि अडानी जी को जिस दाम पे दे रहे हो उसी दाम पे मुझे भी जमीन मिल जाए, मुझे भी एक प्लॉट मिल जाए। उसको भी यही कहा मार्केट रेट देना पड़ेगा। 500 गुना ज्यादा दाम उससे लिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि गुजरात में अडानी घराने को कितनी जमीन दी गई, कितने पैसे के हिसाब से दी गई, उससे गुजरात को कितना नुकसान हुआ, क्यों हुआ? ये जो ना पैसा लेंगे और ना देने वाला दावा करते हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं? ये पुरुषोत्तम सोलंकी कौन है? इनके ऊपर कितने बड़े घोटालों के आरोप हैं? ये क्यों गुजरात के मंत्री आज बने हुए हैं? कहां पे? लेकिन ये सब छोटे सवाल है, इतने छोटे सवाल में आपको उलझाऊंगा नहीं। अकेले आऊंगी उसको। आज इस देश में सबसे बड़ा सवाल आया है केजी बेसिन का सवाल। केजी बेसिन क्या है? समुद्र के नीचे गैस का कुआं है। इस देश को गैस मिली, इस देश का कानून कहता है, संविधान कहता है कि इस देश में अगर कोई भी खनिज मिलता है, जिस जमीन के ऊपर आज मैं खड़ा हूं, अगर इसके नीचे कोयला है तो इस जमीन के ओनर का नहीं है। ये जमीन किसी भी हो, ये जो सामने बिल्डिंग है, अगर इसके नीचे सोना है तो बिल्डिंग के मालिक का नहीं है, वो देश की प्रॉपर्टी है, मेरी और आपकी प्रॉपर्टी है। ये इस देश का संविधान कहता है। समुद्र के नीचे कुएं थे, कुएं में गैस मिली। सरकार ने कहा कि गैस निकालने की हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, प्राइवेट कंपनी को बुलाया। कौन सी थी प्राइवेट कंपनी? रिलायंस। सारी दुनिया, मुंबई वाले तो अच्छे तरह से जानते हैं। बुलाया उसे और कहा कि ठीक है, गैस आप निकाल दो, मेरी गैस। मैंने कहा रिलायंस को कि आप, मेरे पास गैस के कुएं से गैस निकालने की मशीन नहीं है, आप मशीन लगाओ और गैस निकाल दो। उसके बदले में उनको पैसा देना पड़ेगा, ठीक बात है। रिलायंस कंपनी के दस्तावेज दिखाते हैं कि गैस निकालने का कितना पैसा उनका खर्च होता है, $1 से कम। जब भाइयों का झगड़ा हुआ तो उसके अंदर एक दस्तावेज निकल आया, 73 सेंट लगता है उसके अंदर। भाइयों ने आपस में, जब झगड़ा होता है तो आदमी सच बोल देता है। तो भाइयों का झगड़ा हुआ, वो कागज निकल आया, 73 सेंट इनका खर्चा होता है। और भारत सरकार से क्या समझौता किया? $2.42। पहला तो मैं सवाल पूछता हूं कि भाई, मैं हिंदुस्तानी, ये हिंदुस्तानी, हम आपस में समझौता कर रहे हैं, डॉलर में समझौता क्यों हो रहा? क्योंकि डॉलर का दाम बढ़ेगा अपने आप। अगर $2 भी रहेगा तब भी अंबानी जी का मुनाफा हर 2 दिन के अंदर बढ़ता जाएगा। तो पहला हुआ $2.40 के अंदर फैसला हुआ। अभी एक बूंद भी गैस नहीं निकली थी कि अंबानी जी ने कहा दाम ठीक नहीं है, $4 कर दो इसको। इस बीच में एक मंत्री चले गए, मणिशंकर अय्यर, उन्हें जाना पड़ा, मामला $4 का हो गया, $4.20 हो गया। उतने में भी पेट नहीं भरा। उसके बाद अंबानी कंपनी ने कहा इसको $14 कर दो। $14 मांगा। जयपाल रेड्डी उस समय मंत्री थे पेट्रोलियम के। जयपाल रेड्डी ने कहा यह काम मेरे से नहीं होगा, ये मैं फाइल पे दस्तखत नहीं करूंगा। जयपाल रेड्डी ने कहा कि अरे हमारा तो 17 साल का समझौता था, 17 साल तक आपने मेरे को $2.40 में पैसे देनी थी गैस निकल क्यों नहीं रही? क्या कहा रिलायंस ने कि समुद्र के नीचे चट्टानों के अंदर एक गड़बड़ आ गई, गैस निकलनी बंद हो गई है। या तो $14 दे दो, नहीं तो चट्टानों में गड़बड़ है, गैस नहीं निकलेगी। जयपाल रेड्डी ने कहा इसकी पेनल्टी, जुर्माना लगाऊंगा। अंबानी जी ने कहा तुम मुझे जुर्माना बाद में लगाओगे, पहले मैं तुम्हारा हिसाब ठीक कर देता हूं। मंत्रिमंडल बदला और जयपाल रेड्डी को मंत्रालय से बाहर निकाल दिया गया। यह सच है इस देश का।
ये सब इस देश के सच हैं, ये कोई खुफिया बात नहीं बता रहा हूं। अखबार दिन रात लिख रहे थे कि जयपाल रेड्डी ने अंबानी से पंगा लिया, अब तो इसका पत्ता कटने वाला है। कट गया पत्ता, जयपाल रेड्डी बाहर हो गए। उसके बाद मोइली जी आए और क्या किया मोइली जी ने? मोइली जी ने आके कमेटी बैठाई, कमेटी ने लंबी बड़ी सी जलेबी बनाई और आखिर में कहा कम से कम $8 तो इनको दे ही हो। और क्या कारण? क्या कि इंटरनेशनल मार्केट में गैस का दाम $8 है। चलो उनका जो भी फॉर्मूला उसको छोड़ो, पर भाई मेरा कुआं, मेरा पानी, आप मेरे घर में आओ, मेरे घर में कुआं खोदो, पानी निकालो और मेरे को कहो बाजार में बिस्लेरी इस दाम पे मिलती है, उतना पैसा निकालो। अरे कैसी अंधेर करती है, और ये सरकार इसको मानने को तैयार है। मोइली जी ने वो जुर्माना नहीं लगाया जो जयपाल रेड्डी ने कहा था। जुर्माने की बजाय अब कह दिया है कि 1 अप्रैल से इस देश के अंदर दाम $8 हो जाएगा। पूरे देश में गैस के दाम बढ़ेंगे, और जब गैस के दाम बढ़ेंगे तो इस देश में हर चीज के दाम बढ़ेंगे। आप कहोगे मैंने बातचीत नरेंद्र मोदी से शुरू की थी, ये तो कांग्रेस के करप्शन का किस्सा एक और बना दिया। आपको बोर हो गए होगे आप सुन के। असली किस्सा आप सुनिए। आपने सुना होगा, अगर ये कांग्रेस सरकार एक काम इधर से उधर करे, अगर राहुल गांधी जोर से छींक भी दें, तो नरेंद्र मोदी उस पर चुटकी लेने से छोड़ते नहीं है। कोई ना कोई चुटकी रोज आ जाती है, कोई ना कोई बयान उनका रोज आ जाता है, कभी भद्र कभी अभद्र, सब तरह की बातें करते रहते हैं। आपने आज तक कभी भी इस गैस कांड पे नरेंद्र मोदी का कोई बयान सुना है? नहीं सुना। एक लफ्ज नहीं बोला है। 1 साल से ज्यादा हो गया है, सीएजी की रिपोर्ट आई है, इस देश में ईमानदारी की रिपोर्ट आई है कहते हुए कि सीएजी इस गैस के कांड में घोटाला हुआ है। नरेंद्र मोदी एक लफ्ज नहीं बोला है, एक शब्द उनके मुंह से घोटाला है। बीजेपी का एक स्टेटमेंट नहीं आया है पिछले 1 साल से। दोस्तों इससे क्या साबित होता है? कांग्रेस बीजेपी भाई भाई दोनों मिले हुए हैं। कांग्रेस बीजेपी भाई भाई। इसमें भाई बहन कहने की जरूरत नहीं है, भाई भाई है। ये कांग्रेस बीजेपी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। खाई मलाई, ये हकीकत है इस देश की। इस देश के इतिहास में सबसे बड़ा जो घोटाला हुआ है, ये बोफोर्स तो उसके सामने बच्चों का खिलौना था, कुछ भी घोटाला नहीं था। वो बेचारे 65 करोड़ का मामला था, वो तो आजकल चिल्लर जैसा मामला हो गया। ये पूरे देश के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला है, देश के साथ सबसे बड़ी गद्दारी है, और उसके ऊपर शासक दल तो चुप है ही है, विपक्षी दल भी चुप करके बैठा हुआ है। दोस्तों इसलिए अब आपको और मेरे को राजनीति में आना पड़ेगा। इसलिए देश को बचाने के लिए हम सबको आना होगा, हमें अपना समय देना होगा, हमें राजनीति करनी होगी। अगर राजनीति नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के हाथ में सौंपी, अगर इन्हीं दोनों में से हमें चुनना पड़ा, तो हमारे साथ यही होगा। एक घोटाला होगा, दूसरा घोटाला होगा, घोटालों पे घोटाला होगा, और ये सब चुप रहेंगे, कोई नहीं बोलेगा। इस देश को बचाने के लिए आपको और मुझे सामने आना होगा। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, इतिहास में ऐसी घड़ी रोज रोज नहीं आती। एक तरफ संकट है, एक तरफ अवसर है। ऐसे लोग रोज रोज राजनीति के मंच पे नहीं बैठते। चुनाव इस देश में हर 5 साल बाद होता है, लेकिन देश बदलने का मौका रोज रोज नहीं आता। ये जो 2014 का चुनाव है, ये सिर्फ चुनाव नहीं है। मेधा बहन ने कहा चुनाव नहीं, ये चुनौती है। ये सिर्फ सत्ता बदलने का रास्ता नहीं है, ये व्यवस्था बदलने का रास्ता है।
ये सिर्फ सरकार बदलने का मौका नहीं है, ये देश बदलने का मौका है। इस देश की तकदीर बदलने का मौका है। इस देश में राजनीति कैसे होती है उसे बदलने का मौका है। हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा बन सके उसका मौका है। ये ऐसा मौका है जो एक पीढ़ी में एक बार आता है, 25-30 साल बाद एक बार आता है। और मेरे जैसे लोग जो अब 50 के उस पार चले गए हैं, उन्हें बैठ के सोचना चाहिए हमारे जिंदा जी अगला मौका आएगा या नहीं, कह नहीं सकते। इसलिए मैं आपसे वो बात दोहराता हूं जो मयंक भाई ने कही थी कि देश बदलने का मौका है। और देश सिर्फ मयंक के बदलने से नहीं बदलेगा, मेधा पाटकर से नहीं बदलेगा। देश सिर्फ शिवाजी महाराज के गुणगान करने से नहीं बदलेगा। देश भगत सिंह और चंद्रशेखर की याद करने से नहीं बदलेगा। आपको और मुझे भी कुछ कुर्बानी करनी हो, आपको और मुझे अपना कुछ गंवाना होगा। मयंक भाई ने सबसे पूछा कि अगले 2 महीने देंगे देश के नाम। आप सब खड़े हो गए। जो खड़े हो गए उन सबसे मैं कहता हूं सोचते हुए वापस घर जाना। 2 महीने कैसे दोगे देश के नाम? हर रोज कितने घर में हम जाएंगे, कितने घर में जाके बोलेंगे कि ये सिर्फ चुनाव नहीं है, देश बदलने का मौका है। कितने लोगों को फोन करेंगे रोज, कितने घरों में जाके मिलेंगे, पड़ोस की बस्ती में जाएंगे, अपने दुकानदार से बात करेंगे। आज की मीटिंग की सबसे खूबसूरत चीज ये है कि बहुत महिलाएं इस मीटिंग में आई हैं। हमारे जमाने में एक नारा हुआ करता था, नारी के सहभाग बिना हर बदलाव अधूरा है। दुनिया में कोई बदलाव तब तक सच्चा नहीं है जब तक औरत उसमें शामिल ना हो। आज औरतें इसमें शामिल हैं। आपसे मैं विशेष अनुरोध करूंगा, मेरे जैसे लोग 10 स्पीच दे जाएंगे उसका उतना असर नहीं होगा, मगर बहन जी आप अगर 10 मिनट किसी पड़ोसी के घर चली जाएंगी उसका ज्यादा असर होगा। महिलाओं की टीम बने, महिलाओं की टीम बनाएं, हर मोहल्ले में जाएं, हर कोई जाए और कहे कि मयंक भाई इस वार्ड की जिम्मेवारी मैं ले लूंगा, इसमें आने की कोई जरूरत नहीं है। कहे मेधा ताई इस बस्ती का काम हम 5 लोगों ने संभाल लिया है, आप चुनाव से 1 दिन पहले यहां आ जाना, बस उसके बाद आने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ की वोटर लिस्ट मैं चेक करूंगा, यहाँ घर घर जाके कमेटी मैं बनाऊंगा, इसकी जिम्मेवारी हम सब ले लें। महिलाओं की टीम बनाएं, इसमें नुकसान होगा। आम आदमी पार्टी में जुड़ने वाले इन सब साथियों को मैं ईमानदारी से बोल देना चाहता हूं, इस पार्टी में आके आपको कुछ नहीं मिलेगा, जेब से पैसा जाएगा। क्योंकि अगर अपनी राजनीति करनी है तो अपने खून कमाई के पैसे से करनी होगी। अगर वो 28 मंजिल वाले के घर से पैसा आएगा तो सरकार 28 मंजिल की सेवा करेगी, आपकी और मेरी सेवा नहीं करेगी। तो आम आदमी पार्टी में आएंगे तो जेब से पैसा जाएगा, धरना प्रदर्शन करेंगे, घर वापस जाएंगे तो हो सकता है घर में वापस जाके 2 बात सुननी पड़े, मम्मी से, पापा से, वाइफ से, हस्बैंड से कुछ सुनना पड़ सकता है। क्या चक्कर में पड़े हुए हो, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, तो घर में गाली सुननी पड़ेगी। धरना प्रदर्शन में ज्यादा गए, कहीं लाठी भी चल सकती है। मेधा ताई के साथ ज्यादा रहने की आदत पड़ गई तो जेल भी जाना पड़ सकता है। बस यही देगी आम आदमी पार्टी, इसके अलावा कुछ नहीं दे सकती। बस एक चीज दे सकती है आम आदमी पार्टी, आज से 25 साल बाद, आज से 30 साल बाद, जब ये छोटा सा बच्चा जो यहाँ खड़ा है, बैठा हुआ है, ये बच्चा जब बड़ा होगा, बेटा आ जा ऊपर, आ जा। अरे गजब, अरे गजब। ये आम आदमी पार्टी आपको क्या देगी? आम आदमी पार्टी सिर्फ एक चीज देगी, जब ये बच्चा बड़ा होगा, जब ये बच्चा बड़ा होगा, स्कूल में जाएगा, कॉलेज, स्कूल तो जाता है ना, कौन सी क्लास में? कॉलेज सेकेंड में जाता है। ये बच्चा स्कूल से जाएगा, हाई स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, क्या बनेगा? जो बनेगा, जो इसका मन आएगा वो बनेगा। कोई इससे ये नहीं पूछेगा नौकरी के वक्त
कि कितना पैसा तुम्हारे पास है। कोई इससे ये नहीं पूछेगा कि किसके बेटे हो, कौन तुम्हारी सिफारिश करने आया है। जब ये बच्चा बड़ा होगा अपनी मम्मी से पूछेगा कि मम्मी, जब 2014 में इस देश में बदलाव हो रहा था तो आप कहां थी? और उसकी मम्मी कह पाएगी, आप लोग अपने बच्चों से, अपने पोतों से कह पाओगे कि 2014 में जब देश बदल रहा था, बेटा तुम्हारे पापा ने भी 2 महीने की छुट्टी ली थी, तुम्हारे पापा ने भी कुछ काम किया था, इस देश को बदलने के लिए कोई काम किया था। और ये सब करके आपने लिया है, मम्मी ने छुट्टी लिया है, देखो बिल्कुल ये कह पाएगा। और जब सोने जाएंगे रात को थक के, हार के, जितना 2-3 घंटा सोने को मिलेगा, अगले 2 महीना उतना ही मिलेगा, लेकिन नींद सुकून से आएगी, लगेगा कि जिंदगी में कोई अच्छा काम किया है। ये आम आदमी पार्टी की राजनीति सिर्फ यही आपको देगी। साथियों, आम आदमी आगे बढ़े, किसी के नाम की क्या जरूरत है मेरे भाई। दोस्तों, मुंबई को सपनों का शहर बोलते हैं, शायद बंबई सिनेमा की वजह से बोलते हो, लेकिन मुझे सुंदर शब्द लगता है, सपनों का शहर। आज आप सबकी सभा में आके मेरी आंख के सामने भी एक सपना तैर रहा है, आप सबकी आंख के सामने भी तैरता होगा। सपना ये कि ये शहर सिर्फ उन लोगों का शहर नहीं है जो 28 मंजिल की बिल्डिंग एक वक्फ की जमीन के ऊपर बना लेते हैं। ये शहर आम आदमी का शहर है। सपना ये कि इस देश में सच्चाई और ईमानदारी की राजनीति की शुरुआत होगी। सपना ये कि इस देश के अंदर भ्रष्टाचार की राजनीति, अपराध की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, जाति और संप्रदाय की राजनीति खत्म हो जाएगी और इस देश में एक सच्ची राजनीति की जा सकेगी। आज मुंबई में आके उस सपने का एक हिस्सा बनने का आपने जो मौका दिया, उसके लिए आपको शुक्रिया अदा करता हूं। और सिर्फ एक चीज हम सब मिलकर कहेंगे, दिल्ली में क्या चली थी, हम सब बंबई में क्या चलाएंगे, पूरे महाराष्ट्र में भी चलाएंगे। तो चलिए, इस बार चलेगी जम के। पीछे भी जिसने झाड़ू चलानी है सब मिलके बोलेंगे, इस बार चलेगी।